हेलो स्टूडेंट्स, IMED सब्जेक्ट में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया था। और अब तक इस तरह से हमने स्टूडेंट्स अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट मैंने आपको करवाया था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड सेकंड था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नोट्स मैं आपको तैयार कर करवा रही हूँ स्टूडेंट्स। अब जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। इसमें भी स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के टॉपिक हैं, तो मैं टॉपिक वाइज जो है वो आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने करवाए हैं। आई होप कि आप लोगों को बच्चों समझ में भी आ गया होगा और आप लोगों ने नोटबुक भी बना ली होगी, इसमें कर लिया है। किसी स्टूडेंट्स ने एक मैसेज डाल रखा था कि भाई ऑनलाइन क्लासेस तो अगस्त तक चलेंगी और एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो फाइनल ईयर के तो कंफर्म ही होता है बच्चों, और सबके भी हों तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं आपका थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने पहला टॉपिक जो है हमारा यही ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके भी मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, उनको नोट कर लीजिएगा और बाकी डिटेल फिर मैं आपको समझा रही हूँ। अब जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंधन, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 आप डालेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव संसाधन का अर्थ व प्रकार, ठीक है ना। सबसे पहले आपके डेफिनेशंस और इसकी टाइप्स आ जाएंगी। मानव संसाधन का अर्थ एवं प्रकार। नोट डाउन दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट या डेवलपमेंट। इसमें हमारे ये 5 पॉइंट हैं। फर्स्ट होगा डेफिनेशंस, अर्थ। सेकंड इज शिक्षा एवं प्रशिक्षण। थर्ड इज स्वास्थ्य। फोर्थ इज पोषण। फिफ्थ इज जल आपूर्ति व सफाई। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं मानव संसाधन मैनेजमेंट या डेवलपमेंट। बच्चों, मानव संसाधन होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज, और एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानवीय साधन, मानव संसाधन। यानी कि देखो बच्चों कि कोई भी काम जो होता है उसमें यानी कि किसी ना किसी मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। देखिए कि किसी भी कोई भी राष्ट्र का आर्थिक विकास उसके केवल भौतिक साधन और पूंजी पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि मानवीय संसाधन पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। आज का जो हमारा एज है वो मशीनी युग है, लेकिन क्या है कि मशीनें जो है खुद नहीं चल सकती, बल्कि उनको चलाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। उनको चलाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे ही बोला जाता है मानव संसाधन। यानी कि अब नेचुरल रिसोर्सेज आपने देखा कि हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में ही बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। गोल्ड माइंस होती हैं, है ना, मटेरियल्स माइंस होती हैं, कोयल्स माइंस होती हैं, लेकिन क्या है कि ये सब निकलती कैसे हैं? मानवीय संसाधन के द्वारा, यानी कि मनुष्य के द्वारा ही इनको निकाला जाता है। तो कोई भी देश जो है वो अपना विकास जो है मानवीय संसाधन के बलबूते पर ही करता है, क्योंकि काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रिसोर्सेज तो बहुत होती हैं, है ना, लेकिन उनको काम करने के लिए उनको यानी कि चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए तो मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी देश में या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी योजना के लिए बच्चों मानव संसाधन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मानव संसाधन ही उस कार्य को पूर्ण करता है। अब देखिए, प्रोफेसर फ्रेडरिक हर्मिस के अनुसार राष्ट्र के धन का अंतिम आधार मानवीय साधन है,
है ना। अंतिम साधन जो है मानवीय साधन है, क्योंकि मानव ये लोग जो है मानवीय संसाधन सक्रिय होते हैं, क्योंकि वो पूंजी जमा करते हैं, है ना। प्राकृतिक जो साधन होते हैं बच्चों, जो माइंस होती हैं, है ना, तो उनको निकालने के लिए मानवीय संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ना कि इनका कहने का मतलब है कि उत्पादन की तकनीकी चाहे कि जितनी भी विकसित हो, उत्पादन सामग्री चाहे कितनी भी उच्च स्तर की क्यों ना हो, इन सभी को अधिकतम कुशलतापूर्वक प्रयोग बिना किसी अच्छे कर्मचारी के नहीं हो सकता। यानी कि इनको करने के लिए अच्छे हमें मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये इसका मानव संसाधन का मतलब ये है कि देश में कोई भी कार्य हो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। आप इतना मैं शुरू से आपको चैप्टर से दिखा देती हूँ, तो आप जो है इसकी आप जो है पढ़ के आप इसका मीनिंग देख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया, और ये भी अंडरस्टूड है मानव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है ना। अब आता है इसकी मानवीय संसाधन का अर्थ, है ना। अब क्या है, मैंने वो तो हमें इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि क्या है कि मानवीय संसाधनों से अभिप्राय उत्पादन के मानवीय संसाधनों अर्थात श्रम की कुशलता तथा योग्यता से है। मानवीय संसाधनों में किया गया निवेश ही मानवीय पूंजी कहलाता है। यानी कि जो अभिप्राय उत्पादन की मानवीय संसाधन श्रम की कार्य कुशलता तथा योग्यता से है। यानी कि कोई भी काम करना है, यदि रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमने कोई फैक्ट्री खोल ली है, कोई कंपनी करा ली है, लेकिन वो वर्क कैसे करेगी, कंपनी रन कैसे करेगी, वो मानवीय संसाधन की, यानी कि करने के लिए हमें एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अब जैसे इन्होंने कहा कि व्यावसायिक संगठन में जिन साधनों का विस्तार किया जाता है वे केवल मानवीय साधन ही हैं। अन्य साधन तो और अच्छी तरह से उपयोग किए जा सकते हैं या इसका बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उससे उत्पादक उतने अधिक नहीं हो सकता जितना कि विनियोग किया गया है ना। कि मनुष्य चाहे जो संसाधन है उसका सही यूज़ भी कर सकता है, मिसयूज़ भी कर सकता है। ये तो हमने साइंस के बारे में काफ़ी कुछ ही पढ़ चुके हैं कि उसका हम यूज़ भी कर सकते हैं बच्चों, और मिसयूज़ भी कर सकते हैं, है ना। अभी देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी है, कही है इसमें कि वी डू नॉट बिल्ड ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, रेफ्रिजरेटर, रेडियोस, शू स्ट्रिंग, बट वी बिल्ड मैन एंड द मैन बिल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। हम ये सारी चीज़ें नहीं बना सकते, हम बल्कि मैन बना सकते हैं, और मैन जो है प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है ना। किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास की दर अंतिम रूप से उसके भौतिक संसाधनों अथवा पूंजी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके मानवीय संसाधनों पर निर्भर करती है। ठीक है ना। ये पढ़िए, देखिए आप। तो ये हाँ, तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने डेफिनेशंस बताई है आपको, ये डेफिनेशंस आप देख लीजिए। अब आते हैं हम इसके प्रकार पर। सबसे पहले मैंने आपको शिक्षा एवं प्रशिक्षण बताया था, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स, एजुकेशन और एंड ट्रेनिंग। देखिए किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले बच्चों एजुकेशन की ज़रूरत होती है।
अब आप जैसे हैं CS के आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस आपने ट्रेड ले रखा है और उससे रिलेटेड आप सारी सारी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, तो वो आप पॉलिटेक्निक में ले रहे हैं। सॉरी बच्चों, तो आप प्राप्त कर रहे हैं। तो यानी कि जो भी संसाधन हमें रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका हम कैसे प्रयोग करें। तो किसी भी काम को कराने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है, क्योंकि शिक्षा हमें उस चीज़ को करने के लिए हमें उस काम को करने के लिए बताती है। ठीक है। बल्कि जो आपने देखा कि काफ़ी अब जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और जो फैक्ट्रीज़ में कहीं भी जो पुराने वर्कर्स होते हैं तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब जैसे अब देखिए बच्चों, हर अब तो कंप्यूटर का एज है, हर जगह कंप्यूटर है और कंप्यूटर लैपटॉप आ गए हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा काम जो है सभी लोग काम करते हैं। लेकिन जो उसमें बहुत सारे वर्कर्स कुछ भी ऐसे होते हैं, कुछ वर्कर्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जो पुराने ही उस काम को कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब वो पुराने बेचारे उस काम में कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ चलानी नहीं आती, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो भी अपना समय के अनुसार अपने आप को चेंज कर सकें और दूसरों के साथ अपना हाथ से हाथ मिलाकर काम कर सकें। तो इसके लिए हमें जो है जानकारी देना और प्रशिक्षण देना दोनों ही आवश्यक है। तो आप इसमें से देखिए, लिख लीजिए। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसमें ये देख लीजिए, और ये लघु उद्योग का संगठन, ये सब बारे में बताया गया है इसका। कि कहाँ पर मानवीय संसाधनों प्रबंधों की मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की कहाँ कहाँ स्थापना की गई है। अब आता है सेकंड, आता है आपका पॉइंट, आता है स्वास्थ्य। अब देखिए हेल्थ के बारे में, यानी कि विकसित करने के लिए यानी कि शिक्षा कहती मानवीय संसाधनों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था हो। क्योंकि यदि मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो बच्चों तभी तो वो अपना योगदान दे सकेगा। यदि वो स्वस्थ रहेगा तभी तो अपना योगदान दे सकता है। तो जो हमारी काम करने की जो आपने देखा कि रिटायरमेंट ये जब जो है एज हो गई है, मतलब 58 हो गई है कि 58 एज में सब रिटायर हो जाते हैं जो भी है। तो उसमें यानी कि इसमें स्वास्थ्य का क्या है कि देखिए जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। लेकिन और ना ही जो ज़्यादा चिकित्सा संबंधी स्वास्थ्य जो सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध कराई जा सकती हैं। लेकिन आज जो है बच्चों, आज देखिए इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और आप जैसे देख रहे हैं कोरोना की स्थिति जो हमारे संपूर्ण विश्व संसार में चल रही है, तो उससे बचने के लिए कितने कितने कैसे कैसे जो हैं देखिए ये सारी व्यवस्थाओं को किया जा रहा है, मतलब है ना। स्वास्थ्य संबंधी कितने हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, सब कुछ है, आप सब देख रहे हैं बच्चों। तो स्वास्थ्य के बारे में आप ये कि स्वास्थ्य सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस को मतलब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए, कि ह्यूमन रिसोर्सेज तभी तक काम कर सकता है जब वो स्वस्थ हो। थर्ड है पोषण, न्यूट्रिशंस। अब देखिए बच्चों, पहले ये था कि गाँव, अभी भी कुछ है कि गाँव कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चों संतुलित भोजन नहीं मिलता, जिससे कि कुपोषण की बीमारी हो जाती है ना। जिनको आपने देखा भी होगा कुपोषण से बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी हड्डियां तक चमकने लगती हैं।
है ना। तो इससे क्या है कि उनके जब संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो मानवीय संसाधनों की कार्य क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इन साधनों की उत्पादक में कमी का मुख्य कारण पौष्टिक भोजन में कमी होना होता है ना। कि भारत में होने वाले भोजन पदार्थ में जैसे प्रोटीन, खनिज, ये सब मालूम ही है आपको, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। प्रमुख कार्य क्या है कि जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में पौष्टिकता का अभाव को जानना, क्या मतलब रीज़न है, जानकर उनका निवारण करना चाहिए। पोषक कार्यक्रमों की देखभाल करना, पोषक से संबंधित शिक्षा के कार्यक्रम का प्रचार और विस्तार करना। ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं जिससे कि देश को, लोगों को न्यूट्रिशंस के बारे में, उनकी वैल्यू के बारे में बताया जा सके। देखिए टॉपिक बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। आप इनको एक बार पढ़ के बच्चों आप लिख भी सकते हैं। देखिए उसके बाद है आपका जल आपूर्ति एवं सफाई, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। यानी कि पानी की आपूर्ति, है ना। देखिए 1954 में जल आपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए मानवीय संसाधन का बारे में बता दिया गया आपको कि क्या क्या इसमें होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है कर्मचारी विकास की योजना, प्लानिंग। कर्मचारी विकास की योजना, प्लानिंग। अधिशासी क्षमताएं, विकास हेतु कर्मचारियों का चुनाव, विकास दिशाएं। प्लानिंग ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, प्लानिंग ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लानिंग ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए आप अधिशासी क्षमताएं, एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी, जो है आपका कैपेसिटीज़, मतलब पदाधिकारी को ज्ञान, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और पदाधिकारी जो होते हैं उनको कार्य की तकनीकी, उनका नियोजन, संगठन कैसे करना है, अपने कर्मचारियों के विषय में सारी, और उनको मोटिवेट कैसे करना है, उनको साइकोलॉजिकल की तरीके से, मतलब उनको काम करने के लिए कैसे तैयार करना है, ये सारी जो हैं कैपेसिटीज़ होनी चाहिए एक लीडर्स के अंदर, या एक काम कराने के लिए पदाधिकारी में ये सारी ज्ञान होना चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को कैसे मोटिवेट करे और कैसे अपने वर्क को एग्जीक्यूट कराए। विकास हेतु कर्मचारियों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, स्टाफ डेवलपमेंट। प्रत्येक कर्मचारी को कुछ सीमा तक किसी न किसी दशा में विकास की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक कर्मचारी में कोई ना कोई योग्यता होती ज़रूर है। तो उस योग्यता को पहचाना और उसको, उसका विकास करना। कि अधिकारियों को चाहिए, उच्च स्तर प्रबंधक जो होते हैं उनको चाहिए कि अपनी संबंध में नीति और कार्यक्रम बनाएं, और किन किन कर्मचारियों को किस प्रकार की प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, इसका चुनाव करें।
देखिए 2 पॉइंट्स। थर्ड है फिर विकास दिशाएं, कंडीशन फॉर डेवलपमेंट्स, कि कर्मचारियों की क्षमताओं को जानना नहीं बल्कि मतलब विकास के लिए कर्मचारियों की क्षमताओं को जानना अथवा इन कर्मचारियों को जानना जिन्हें विकास की आवश्यकता है पर्याप्त नहीं है। इस कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होता जब तक कि कर्मचारी विकास की दशाओं का ठीक तरह से ज्ञान ना कर लिया जाए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कर्मचारी विकास का नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यानी कि जिस वर्क के लिए जो पर्सन जो सूटेबल है उसको वही वर्क दिया जाए। अगर उस व्यक्ति को वैसा काम कराना है जिसके बारे में वो नहीं जानता तो उसको ट्रेनिंग दी जाए। ये है ना आपका सेकंड क्वेश्चन, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, देख लीजिए। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। कर्मचारी विकास कार्यक्रम के तत्व, एलिमेंट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, एलिमेंट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें पॉइंट क्या होंगे? विकास की आवश्यकताओं का पता लगाना, वर्तमान प्रबंधकों की योग्यता का मूल्यांकन, सेवी वर्गीय प्रबंधकों की सूची तैयार करना, व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम नियोजन, प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम बनाना व लागू करना। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, आप पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एलिमेंट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, कर्मचारी विकास कार्यक्रम के तत्व, एलिमेंट्स। अब इन्हें हम करते हैं। फर्स्ट है आपका, जैसे आ गया विकास की आवश्यकताओं का पता लगना बच्चों। यानी कि देखिए संगठन में कि किसी भी हम जो है किसी भी संगठन के ढांचे का अध्ययन करने के पश्चात जो है भविष्य के औद्योगिक विकास, नए उत्पादन विधि, संगठन, संभावित आकार के आदि के बारे में पूर्वानुमान लगाकर एक बड़े पैमाने पर कार्य विवरण, कार्य के विशिष्ट विवेचना तैयार करनी चाहिए तथा साथ ही कार्य उत्पादन के लिए शिक्षा, अनुभव, प्रशिक्षण, विशिष्ट ज्ञान, तकनीकी आदि सूचनाएं एकत्रित कर लेनी चाहिए और नीति स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि भविष्य में बड़े पदों पर भर्ती कंपनी के अंदर पदोन्नति मतलब प्रमोशन देकर ही भरी जाए या बाहर से व्यक्ति का चयन होगा। विकास की आवश्यकता का यानी कि जिस चीज़ से हमें मतलब हमें अपने वर्क को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, तो हमें किस किस क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को वहाँ पर प्रमोशन देनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं होता तो बाहर से उसको अपॉइंट करें। ये सब इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। लिख लीजिए। फिर आपका सेकंड पॉइंट, वर्तमान प्रबंधकों की योग्यता का मूल्यांकन।
अप्रेसियल ऑफ प्रेजेंट मैनेजमेंट टैलेंट, मतलब इस कार्यक्रम में वर्तमान प्रबंधकों का मूल्यांकन करना होता है कि क्या वे भविष्य में बड़े पद पर उनको प्रमोशन दिया जा सकता है या उनके सबॉर्डिनेट का उनकी वर्क की, मतलब उनका दोनों का कंपैरिजन करेंगे और फिर एक निश्चित डिसीजन के बाद यानी कि किसको हम जो है प्रमोट करें, इस बारे पे हम जो है निर्णय ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई बड़ा व्यक्ति किसी बड़े पद पर है बच्चों तो उसी को प्रमोशन मिले, और जो उससे उसका एक्सपीरियंस यदि उससे नीचे व्यक्ति काम करता है, उसका जो सबॉर्डिनेट होता है लेकिन एक्सपीरियंस उससे कहीं ज़्यादा होता है, उसके अंदर क्या वर्क एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसको भी प्रमोट कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। यही मोटिवेशन का हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी कार्य को करवाने के हमें मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों पॉइंट्स देखिए अभी। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। है आपका थर्ड कि सेवी वर्गीय प्रबंधकों की सूची तैयार करना, मैनेजमेंट मैन पावर ऑफ इन्वेंटरी, कि विकास कार्यक्रम के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अधिकारी के संबंध में आवश्यक विस्तृत जानकारी, आयु, शिक्षा, प्रशिक्षण, इन सब के बारे में मूल्यांकन, उनका वर्क एबिलिटी कितनी है, सूची तैयार की जानी चाहिए। कुछ संस्थाओं में प्रतिष्ठा मतलब जो है स्थापित तालिकाएं ये या चार्ट प्रयोग में लाए जाते हैं जिनसे उनकी आपको पता चल जाए कि कौन योग्य व्यक्ति जो योग्य व्यक्ति जब कभी उच्च स्तर पर रिक्त है तो उस पर उसको सहायता मिलती है। यानी कि एक ऐसा ग्राफ भी बना के लगा दिए जाते हैं कि कोई कितना व्यक्ति कितना जो है एक्सपीरियंस है, कितना वर्क एबिलिटी उसके अंदर है, उसका एक ग्राफ बनाकर अपने स्टाफ का भी तैयार किया जाता है ताकि वक्त आने पर यह पता चल सके कि कोई व्यक्ति कितना काम करने में सक्षम है। तो उनकी एक लिस्ट बनाना। फिर है नेक्स्ट आपका कार्यक्रम विकास कार्य नियोजन, प्लानिंग ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार, उसकी फिज़िकल और यानी कि फीलिंग्स जो भी सब कुछ हैं, सभी जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मतलब अब एक जो हमारे अंदर स्किल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये हमें जानकारी उनकी उन्हीं के अनुसार, मतलब जिसके अंदर जिस एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो काम करने की, उसी को वही काम दिया जाना चाहिए। मेन चीज़ यही है। इससे क्या होगा कि व्यक्ति का विकास भी होगा, आवश्यकताएं व उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं में तालमेल को बढ़ाया जा सकता है ना। उनके बीच में एक सामंजस्य बैठाया जा सकता है। प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम बनाना व लागू करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जहाँ तक संभव हो सके एक विस्तृत एवं सुनियोजित कार्यक्रम बनाना चाहिए। सुनियोजित कार्यक्रम, जिन्हें क्रैश प्रोग्राम भी कहते हैं, विकास कार्यक्रम का एक अंग है। इसमें मानव विज्ञान की अध्ययन किया जाता है और उचित मतलब लेखा जोखा तैयार करके संगठन में उसका एक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। फिर आपका कार्यक्रम का मूल्यांकन, एवेल्यूटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस कार्यक्रम में है कि ऐसे कार्यक्रम मूल्य इसका जो है मापदंड मतलब मूल्यांकन कर सके व्यक्तियों का कि किसके बीच में कि विभिन्न तथ्यों पर जो ट्रेनिंग वाले हैं उनका जानना, उनका बारे में जानना,
ये देखिए, कार्यक्रमों का मूल्यांकन। यानी कि जो मानव संसाधन के प्रति जो कार्यक्रम उनके मतलब विकास के लिए बनाए जाते हैं, उनका सबका मूल्यांकन करना। ज्ञान। अब आपको क्वेश्चन 4 है आपका, कर्मचारी विकास के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 4, कर्मचारी विकास का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिएगा, कर्मचारी विकास के उद्देश्य। देखिए बच्चों, कर्मचारी विकास का क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट कि क्या है कि निम्नलिखित हैं कि सामान्य और विशिष्ट वैज्ञानिक और तर्क सम्मत तकनीकों की जानकारी प्राप्त करना, तर्क करने और समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित कराना, विभिन्न प्रबंधकीय एवं औद्योगिक मूल्यों की जानकारी प्राप्त करना। यह है आपका कर्मचारी विकास के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, बस ये पॉइंट्स ही हैं स्टूडेंट्स। नवीनतम वैज्ञानिक एवं समयानुकूल विधियों का पालन करने की जानकारी, है ना, कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं और टाइम के अकॉर्डिंग जो नए नए जो टेक्नोलॉजी आती हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उनको ट्रेनिंग देना, है ना। लिखित और मौखिक सभी रूपों से प्रबंध के सिद्धांतों को पूरा करना, ओरली या रिटन रूप में, है ना। संगठन की स्थिरता एवं लोच को प्रोत्साहन देना, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना, भविष्य के लिए अपने उपक्रम के ही प्रबंधकों को नए ज्ञान का उपलब्ध कराना। उपरोक्त उद्देश्यों से प्राप्त होता है कि कर्मचारी प्रशिक्षण द्वारा सजग, कुशल और सफल प्रबंधन वर्ग का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रशिक्षित कर्मचारी उपक्रम के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित कर उपक्रम की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। मतलब ये है कि यदि स्टाफ को एक ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझाया जाए, तो इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। ऐसा नहीं कि अगर पुराने हमारे वर्कर्स हैं, मान लीजिए उनको नई टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो उनको फायर कर दिया जाए, उनकी जगह नए जो है कैंडिडेट्स लाया जाए, ये गलत होती है बच्चों। ये चाहिए कि जो हमारे पुराने जो वर्कर्स हैं, अगर नए नए टेक्नोलॉजी की उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनको नए नए काम सिखा देने चाहिए। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन। फिर आपका कर्मचारी विकास का महत्व, इम्पोर्टेंस। बच्चों इम्पोर्टेंस क्या है, अब देखो कर्मचारियों का इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, कर्मचारी विकास का महत्व। क्वेश्चन नंबर 5 है ये,
क्वेश्चन नंबर 5 लिख दीजिएगा, कर्मचारी विकास का महत्व। अब बच्चों इम्पोर्टेंस तो होती ही है। हम जो है देखिए कोई सा भी बड़े से बड़ा उद्योग क्यों ना लगा लें, लेकिन वो बिना मानव संसाधनों के नहीं चल सकता, है ना। और हमें जो है हम जो है आजकल क्या है बच्चों की व्यापारिक उपक्रम में अपने कर्मचारियों के विकास पर बहुत बड़ी धनराशि आजकल खर्च करने लगी हैं। जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। कार्य की बढ़ती हुई जटिलता के कारण कर्मचारी का विकास का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि आज आप देखें कि बच्चों जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो काम भी तो उतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली जा रही हैं, है ना। तो इसमें जो है तो ये हमें इस बात का मतलब पॉइंट्स क्या हैं कि समय ये पे जो प्रोफेशनल, ये देखिए प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जो प्रोफेशनली जो अपने वर्क काम करने में माहिर होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फ्रेशर्स को भी चांस मिलता है, लेकिन इम्पोर्टेंस जो प्रायोरिटी दी जाती है वो ऐसे प्रोफेशनल जो हैं, जो अपने फील्ड के प्रोफेशनली और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। फिर देखिए जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी, और आजकल तो कॉम्पिटिशन से नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही हैं, इन्वेंशन हो रही हैं, और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको चलाने के लिए नए नए कर्मचारियों की, योग्य कर्मचारियों की जो है उसकी ऐसी परिस्थिति में जो है योग्य कर्मचारी की संख्या कम होती जा रही है। तथा इससे बेटर ये है कि हम अपने ही पूर्व कर्मचारी जो होते हैं उनका ही विकास करें, यानी कि उनको ही ट्रेनिंग दें, है ना। समय के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको ये आवश्यक है कि समय के अनुसार जो जो टेक्नोलॉजी जो इन्वेंट होती जा रही हैं और जिनका वो प्रयोग कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों को उनसे उनकी जानकारी से अवगत कराएं और उनका विकास करें। 6 पॉइंट हैं, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इस टॉपिक का ह्यूमन रिसोर्स का 5th क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। तो आज मैंने बच्चों ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड आपको मैंने जो है आज 5 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। फर्स्ट था हमारा मानव संसाधन का अर्थ एवं प्रकार, कर्मचारी विकास योजना, कार्यक्रम विकास कार्यक्रम के तत्व एलिमेंट्स, 4 कर्मचारी विकास का उद्देश्य और कर्मचारी विकास का महत्व। तो स्टूडेंट्स हमने आज आपको ये 5 क्वेश्चंस जो हैं, हमारा जो चैप्टर शुरू कराया हमने आज ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, उसके अंतर्गत मैंने आज आपको ये 5 क्वेश्चंस करवाए हैं।
तो स्टूडेंट्स, आप इनके जो पॉइंट्स हैं, जो मैंने आपको, जैसा भी मैंने आपको बता रखा है बच्चों, वैसे ही आप जो है कर लेना। इनके पॉइंट्स नोटबुक पे बना कर लीजिएगा। और इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक पे जिसमें आगे जो होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। और नोट करते रहिए बस स्टूडेंट, जब आपको नोट प्रोवाइड हो रहे हैं तो एक नोटबुक में उनको तैयार भी करते चले जाइए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।